पापा ने कहाँ ला करके फंसा दिया, अब मैं इसमें नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगी। 97-98 में हाई स्कूल फेल हुआ। पिताजी से ये बातें पूछने की कोशिश भी नहीं की और ना कभी मैंने पूछा। कैंपस में बेटा को पढ़ाऊंगा, खर्चा चाहे जो आए, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, कैंपस से पढ़ेगी नजदीक। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। नमस्ते जौनपुर, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएससी की टॉपर अंकिता जी हमारे साथ है। इन दिनों पे सुर्खियों में है क्योंकि इनकी जो मेहनत है, जो इनकी लगन है, इनको चर्चा के विषय बना दिया है। आइए हम आपको जोड़ते हैं, उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं क्योंकि उनके पिताजी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। उनसे भी बात करेंगे और उनकी बेटी जिन्होंने पूर्वांचल बीएससी से टॉप किया है, आपको जोड़ेंगे और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कितनी मेहनत है, कितना संघर्ष इन्होंने किया, कितनी दिन रात इन्होंने पढ़ाई किया और इनके पिताजी और उनके परिवार के, इनके गुरुजनों का कितना सहयोग रहा। आइए जोड़ते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं अंकिता जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे पहले तो सर के चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण और जितने भी दर्शकगण मुझे देख या सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है और आपने की बेटी ने जो किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल के माध्यम से दुनिया भर के जो लोग देख पा रहे हैं सबको दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आपका बहुत बहुत आभार। हम चाहेंगे कि अपना एक बार परिचय पहले दीजिए। दोस्तों, मैं कवि संतोष, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ किसान परिवार से, और लगभग पिछले 17 महीनों से लगातार यूट्यूब पर और फेसबुक पर मेहनत करता हूँ। आज पहली बार मुझे आरपीयूपी न्यूज पर बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और वो अवसर है बिटिया का गोल्ड मेडल हो जाना, यानी बीएससी में पूर्वांचल विश्वविद्यालय को टॉप करना और 6 तारीख को 29वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के द्वारा बिटिया को गोल्ड मेडल देना, ये एक बड़ा विषय रहा। और शिक्षा के क्षेत्र में आरपीयूपी न्यूज की जो सजगता है, जिसके लिए आपने हमारे परिवार को या बिटिया के विचारों को उस काबिल समझा है, इसके लिए पुनः आरपीयूपी न्यूज का मैं हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अंकिता जी, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ से होता है? प्राथमिक शिक्षा आप कहाँ से प्राप्त करना शुरुआत करती हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरी जो प्राथमिक शिक्षा की नींव पड़ती है वो मुन्ना राम इंटर कॉलेज राखा जौनपुर। एक अपने अपने में माना जाना विद्यालय है, एक अपने आप में बहुत बड़ा विद्यालय है। वहाँ से हमारी शिक्षा की नींव पड़ती है और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। वहाँ मैंने एलकेजी से शुरू करके मैंने इंटर तक की पढ़ाई को समाप्त किया। अच्छा, आपका जो शुरुआती दौर रहा, जब आप प्राथमिक शिक्षा हिंदी बोर्ड से आपने शुरुआत किया कि इंग्लिश बोर्ड से आपने शुरुआत किया? सर मेरा जो मुन्ना राम इंटर कॉलेज विद्यालय था वो हिंदी मीडियम से था। वहाँ पे जब हमने शुरू से पढ़ाई की तो वो हिंदी से ही चला आ रहा था और इंटर तक की पढ़ाई जो हमारी थी वो हिंदी मीडियम से ही थी। अच्छा। वहाँ पे हमने हाई स्कूल में जो है सबसे सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था और पूरे पूरे कॉलेज में, पूरे विद्यालय में हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। बात आती है इंटर की, तो इंटर में भी हमने काफी मेहनत की, काफी प्रयास किया और वहाँ पे भी मार्क्स तो कुछ कम थे, फिर भी स्थान दूसरा ही था वहाँ पे। निरंतर आपकी जो संघर्ष रहे जारी रहे और वही संघर्ष ने अब जो है आपको उस काबिल बना दिया कि जो है एक ऐसे मंच पे आपको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। आपके इंटर तक का जो भी संघर्ष रहा, जो भी आपका निरंतर पढ़ाई के क्षेत्र में आपका अनुभव रहा, इंटर के बाद क्या कुछ डिसीजन आप लेती हैं जिसके कारण जो है कि आप इस मुकाम पे पहुंचती हैं? सर इंटर के बाद जब हमने पढ़ाई अपनी वहाँ इंटर तक कर ली तो इसके बाद मेरा ये उद्देश्य था कि मैं बीए में एडमिशन लूंगी, इसके बाद मैं तैयारी करने के लिए कहीं बाहर निकल जाऊंगी। अंकिता जी, ये एक ऐसा ही मोड़ होता है हर छात्र छात्राओं के लिए कि इंटर के बाद हम करें तो करें क्या क्या, क्योंकि एक रहता है जब उद्देश्य रहता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर कंप्लीट करेंगे, वहां तक तो फिक्स रहता है कि हमें हाई स्कूल इंटर करना ही है, करना ही है। उसके बाद वहां से जो है तो तमाम क्षेत्र हो जाते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। कुछ तो अपने ही व्यक्तिगत रहता है कि मुझे कुछ सपने अपने अंदर दबा के रखने पड़ते हैं, कुछ घर वालों के भी सपने होते हैं, उनको भी साकार करने पड़ते हैं। तो क्या कुछ आपका सपना रहा कि इंटर के बाद हम इस फील्ड में जाएंगे, इस क्षेत्र में अपना जो है योगदान देंगे, और क्या कुछ घर वालों का योगदान रहा कि हमारी बेटी इस क्षेत्र में जाएगी तो कुछ अच्छा बेहतर कर पाएगी? सर सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंटर तक थी तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करके मैं आईएएस बनना चाहती थी। लेकिन जब मैं इंटर के बाद जब मेरे सामने कई सारे ऑप्शन खुल गए कि नहीं ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्र में जाना जरूरी है, तब मुझे लगा कि नहीं वो क्षेत्र अपनी जगह है, लेकिन अब मुझे क्या करना है ये मेरे ऊपर फाइनली आता है। तो मेरे पिताजी ने मेरा एंट्रेंस एग्जाम जो है बीएससी में कर दिया। अब डायरेक्ट सोचिए कि हिंदी मीडियम से आकर के डायरेक्ट इंग्लिश में आना
बड़ी बहुत ही संघर्षपूर्ण था मेरे लिए। क्योंकि इंटर तक आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया, उसके बिल्कुल। बाद अचानक आपके पिताजी का वो डिसीजन सीधा आपको इंग्लिश बोर्ड में ले जाके खड़ा कर देता है। बिल्कुल सर, तो ये मेरे लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी कि मैं किसी भी तरह से। मुझे एक चीज लगा था ना कि जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय मेरे पड़ोस में है, तो इसका लाभ क्यों ना लिया जाए। और बिटिया को किसी डिग्री कॉलेज से हम बीएससी करवाएंगे या बीए करवाएंगे, तो डिग्री कॉलेज का मतलब कुछ और रह जाता है, कैंपस का मतलब विश्वविद्यालय के कैंपस में बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ आउट ऑफ स्टेट के बच्चे भी साथ रहेंगे। जैसे कभी कभी वहाँ देखते हैं बंगाल से पढ़ने आए हैं, दिल्ली मुंबई से पढ़ने आए लोग हैं, तो मुझे लगा कि मतलब आउट ऑफ स्टेट के बच्चों के साथ भी पढ़ेगी तो हो सकता है कि कुछ और बढ़े। वातावरण चेंज हाँ, होगा तो कुछ नया तो हो मुझे लगा कि सकता है। पूर्वांचल कैंपस में इसका एडमिशन कराएं। हम किसी डिग्री कॉलेज में करवाएंगे तो जब करवाएंगे वहाँ जिले के बच्चे मिलेंगे, लेकिन जब यहाँ करवाएंगे तो यहाँ जो है इसका वो दायरा बढ़ जाएगा, आउट ऑफ स्टेट के बच्चों के साथ ही पढ़ेगी। एक प्लान था। दूसरा, जब एंट्रेंस परीक्षा हमने भर दिया तो मुझे लगा था कि हिंदी मीडियम से होगा सारा सब कुछ, लेकिन जब ये एंट्रेंस जाती तब फिर बताओ। यानी आपको भी नहीं पता होता है कि मुझे नहीं पता, जो मैं सिर्फ बेटी के लिए डिसीजन ले रहा हूँ, और मुझे बेटी को भी खुद नहीं पता है, मुझे भी खुद नहीं पता है कि आगे क्या कुछ होगा। इंग्लिश में ही इसका एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में हो जाएगा। जी। मुझे ये पता था कि कैंपस में बेटा को पढ़ाऊंगा, खर्चा चाहे जो आए, हाँ। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, कैंपस से पढ़ेगी, नजदीक का विद्यालय, हॉस्टल तो लेना नहीं है, घर से अप डाउन करेगी, यहीं पढ़ेगी। तो हम तो वहां इसको इस उद्देश्य से डाल रहे थे। मुझे ये नहीं पता था कि इसका जो पैटर्न है वो हिंदी से इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वहां जा करके क्या हुआ कि जब इसका एंट्रेंस हुआ तब बताओ तुम अंकिता क्या हुआ। जब पेपर इसके हाथ में आया ना, ये आवाज थी कि सारा क्वेश्चंस मैंने हिंदी में तैयार किया। अच्छा, वहां पे क्या कुछ हो जाता है जब आप इसके पहले आपने इंटर तक एग्जाम दिया, हिंदी मीडियम से आपने एग्जाम दिया, तो उसके बाद आपको तक भी नहीं पता होता है कि हमें वहां पे क्वेश्चन पेपर्स जो मिलेंगे वहां पे क्या कुछ लिखना है, क्या कुछ आइडियाज है, क्योंकि तैयारी तो आपने इंटर तक वही हिंदी मीडियम से किया, उसके बाद भी जो आपको एग्जाम देना था तब तक भी आपने हिंदी मीडियम से ही किया होगा। जब आपके हाथ में जो है इंग्लिश के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, तब आपके मन में क्या कुछ विचार उठता है और पिता के प्रति क्या कुछ विचार उठता है आपके? जब मैं एंट्रेंस एग्जाम का पेपर मैं देखती हूँ तो मैं यहाँ से बहुत मेहनत से मैं हिंदी में पूरी चीजें तैयार करके जाती हूँ कि अच्छा एक तरफ अगर इंग्लिश रहेगा तो एक तरफ हिंदी जरूर रहेगा। ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर को उठा के देखा तो पैटर्न यही था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहां पे जाने के बाद इतनी बड़ी चेंजिंग आ जाएगी। जब मैंने वहां पे जाकर के इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस को पाया तो एक बार पापा के प्रति थोड़ी सी नेगेटिव विचार आएगी, पापा ने कहाँ ला करके फंसा दिया, अब मैं इसमें नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगी। मतलब मेरे अंदर ये आ गया कि अब मैं नहीं निकल पाऊंगी, पूर्वांचल में एडमिशन होना बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो टीचर थे मुन्ना राम के, इन्होंने कुछ चीजें इंग्लिश में बताई थी, तो जो मेन चीजें थी वो मिल रही थी कि हाँ अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसी के आधार पर मैंने आंसर मिटेक किया और एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई में कर गई। एक पल के लिए तो मुझे झटका लगा कि अब मैं क्या करूं। उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उस चीज को किया। फिर जब एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब कि जो चीज इम्पॉसिबल थी वो मेरे लिए पॉसिबल कैसे हो गई। तो हमारे यहाँ के एक टीचर थे मुन्ना राम में, जितेंद्र गुप्ता सर, उनका क्या था कि वो हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे। जब इंग्लिश ग्रामर वो हमको पढ़ाते थे तो वो सारी चीजों को इतनी मजबूती के साथ, उनके पढ़ाने का जो शैली थी, जो तरीका था, जो वे था, बहुत ही अच्छा था। उनका कम्युनिकेशन का स्किल्स जो था वो बहुत अच्छा था। तो जब उन्होंने पढ़ाया, बस वही इंग्लिश ग्रामर वहां पे जो मैंने टॉप किया, जो भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम निकाला, वो मजबूती का आधार बना। उसी के आधार पे जो है मैंने वहां से एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर ली गई। बात करें अंकिता जी, जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा होती है परिवार से ही मिलना शुरुआत होता है, तो परिवार में कौन कौन लोग हैं और किनका किनका ज्यादा सहयोग रहा, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रही हैं उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने कुछ योगदान दिया, उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने कुछ अपने लिए कुछ अपना मुकाम हासिल किया? सर अगर देखा जाए तो इस सफलता का श्रेय मेरी पूरी फैमिली को जाता है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो वास्तव में इस सफलता के हकदार, श्रेयकार वास्तव में जो है वो मेरे पिताजी, मेरी दादी जी हैं। मेरी दादी जी जिन्होंने मुझे अपने जीवन में सादगी, धैर्य, विनम्रता और संघर्ष को सिखाया कि बेटा कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ना है तुम्हें, क्योंकि मेरी दादी बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार थी। और अच्छा, आपकी दादी की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? हमारी दादी जो है अपने जमाने की बीए बॉम्बे आर्ट से बीए बॉम्बे आर्ट? यस, पुराने जमाने में? जी सर। ये तो बात अपनी आप में बहुत ही बड़ी बात है। अगर उस जमाने में, जिस जमाने में महिलाओं को पढ़ाने में प्रतिबंध लगता था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, उस जमाने में कोई बॉम्बे आर्ट कर ले तो आप समझ सकते हैं कि वो पढ़ी लिखी महिला अपने परिवार को किस तरीके से संवार सकती है। तो आगे माता जी क्या कुछ कहती थी?
माताजी जब भी मतलब कि कॉलेज से या फिर मेरे कम मार्क्स आते थे किसी सब्जेक्ट में, आकर के मैं उन्हें जब अपनी बात को शेयर करती थी, तो वो समझाती थी कि बेटा कोई बात नहीं, आगे से तुम मेहनत करो। मतलब जब भी मैं हताश होती थी, तो वो प्रोत्साहन का काम बहुत तेज करती थी। परिवार के मैनेजमेंट का तरीका, आधी चीजें तो मैं उनको केवल देख करके सीखती हूँ। सर आज का भी वो मतलब इतनी एक्टिव है, कहने वाली कोई बात नहीं। अगर आज भी कोई काम है, कोई भी काम हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो परिवार का मैनेजमेंट का तरीका हो, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड चीजें हो, वो हर काम में इतनी एक्टिव होती है कि वो चीजें देख करके आधे मन में सीख उत्पन्न होती है कि नहीं, ये चीजें हमें भी करनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हमने उन्हीं से सीखा। और रही बात मेरे पिताजी की, तो अब पिता पिताजी तो जानकारी के मोहताज तो है नहीं। इनका परिचय मुझे बताना उतना जरूरी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं पिताजी के बारे में ही बताना चाहूंगी कि इनका सहयोग और सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है। क्योंकि जब मैं कहीं कई चीज़ों से निराश होती थी, तो मैं पिताजी से अपनी बातों को शेयर करती थी, ये और बढ़ावा देती थी। ये जब भी हमारा रिज़ल्ट आता था, तो सबसे पहले रिज़ल्ट के प्रति और ज़्यादा एक्टिव होते थे, कितना नंबर पाए, कितना आया, क्लास में कौन-सा स्थान है तुम्हारा, हुँ। आगे हो कि नहीं हो, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे। सर, प्लस जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि आपके पिताजी का उत्साह बढ़ता ही जाता है जब आपके रिजल्ट की डेट नजदीक आता है, और जब रिजल्ट आता है वो उत्साह भरे हुए पल को जो है गौरवान्वित महसूस करते हुए आपको जो है बधाई देते हैं, आपको पूरे परिवार को बधाई देते हैं। तो आपने बताया कि आपकी दादी माँ ने जो है कि पढ़ाई जो उस जमाने में इतना उन्होंने किया, बिल्कुल तो सर। आपके पिताजी की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? देखिए, मेरी माताजी तो पहले तो अकेली ही थी। हुँ, 6 बच्चों को सँभालना एक गृहिणी के लिए कठिन काम होता है, क्योंकि घर के सभी कामों को सँवारते सजाते हुए फिर बच्चों की शिक्षा-दीक्षा करना काफ़ी कठिन काम हो जाता है। लेकिन मैं अपने पिताजी के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी जो है बीए तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, बीए तक उन्होंने बीए पढ़ाई तक की। पढ़े हुए हैं, और जब हमारे पिताजी बीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरने गए थे, तो शायद उनको ये भी नहीं पता था कि किस-किस सब्जेक्ट से बीएससी हो रहा है। उन्होंने बीएससी जनरल में हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था, और हुँ, हमने जा करके उसी से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। तो चाहे जो कुछ भी था पिताजी, लेकिन पिताजी हमारे हर क्षेत्र में बहुत ही निपुण, बहुत ही कुशलतापूर्वक हर काम को करते थे। मतलब कि हर क्षेत्र में, अगर मैं बचपन से जब से मैं जानने लायक हुई, तब से मैं देख रही हूँ कि हर क्षेत्र में वो आगे रहते थे, चाहे जैसा क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में अपने काम को बहुत ही निपुणतापूर्वक, बहुत ही कुशलतापूर्वक करते थे। अच्छा, कभी अंकिता जी आपने अपने पिताजी से पूछने का प्रयास किया कि पिताजी आपके वो सपने कौन से थे जिसको आपने पूरा नहीं कर पाया, या शिक्षा के क्षेत्र में वो कौन से सपने आपने देखा कि जिसे मुझे हासिल करना है और किसी कारणवश आप नहीं कर पाए, बताइए मैं उसको पूरा करूंगी। सर, आपका ये आज का जो सवाल है ना, बहुत ही संशयमय है, क्योंकि आज तक मैंने पिताजी से ये बातें पूछने की कोशिश भी नहीं की और ना कभी मैंने पूछा। लेकिन पापा डायरेक्टली तो मुझसे नहीं कहते थे, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने उन्हें समझने की कोशिश की कि हाँ, पापा का क्या विचार था, क्या करना चाहते थे, पापा किस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते थे। और मैं बता दूँ कि पापा का मेन मोटिव ये था कि मैं समाज में अपना नाम बहुत ऊँचे पद पे लेके जाऊँ। उनका ये मेन उद्देश्य था। बस उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये ट्रिप अपनानी पड़ी कि ऐसा कौन-सा क्षेत्र होगा, ऐसा कौन-सा क्षेत्र होगा जिसमें मैं काम करूँ, जिससे और पापा का नाम हो, इस समाज का नाम हो। बल्कि लोग मुझे ये ना कहें कि ये संतोष की बिटिया है, बल्कि ये कहें कि अंकिता के पापा ये हैं। लोग हमारे नाम से पापा को जानें, बल्कि क्या पापा के बात नाम से हमें ना जानें। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा संतोष जी, आपका क्या कुछ सपना रहा पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि बिटिया ने आपसे पूछा नहीं बल्कि आपको एहसास किया है कि हमारे पिताजी का सपना क्या है। नहीं, शुरू से रामानंद जी, जैसे मुझे लगा ना कि जब शुरुआत मैंने करी हाई स्कूल इंटर के बाद, तो हाई स्कूल इंटर के बाद पढ़ाई वास्तव में मेरी बहुत वीक मतलब मैं पढ़ने में क्लास में बहुत अच्छा था, लेकिन पढ़ाई से मन हटने लगा। किसी तरह से बीए किया, और इसके बाद मुझे लगा कि बीए कंप्लीट मेरा नहीं हो पाया, आपको सच बताऊं। लेकिन फिर भी मुझे वो था कि मेरे पापा रेलवे में ड्यूटी करते हैं, मेरे पापा को कोई नहीं पहचानता है, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। मुझे एक पहचान क्रिएट करनी। मेरे बाबा चरवाही करते थे, मेरे पास गैया होती थी, जानवर होते थे, तो बाबा की जो स्थिति थी वो देखने के बाद, पापा की जो स्थिति थी वो देखने के बाद मुझे लगता था कि मुझे एक पहचान क्रिएट करनी चाहिए ताकि गांव समाज के लोग मुझे जाने। यानी पैसा भी था, ड्यूटी भी थी, नौकरी भी थी सरकारी में, बस एक ही कमी थी जिसे मुझे पूरा करना है। हाँ, जैसे लगता था कि मुझे लोग जानते नहीं हैं, मुझे लोग जानते नहीं, कैसे जानेंगे। तो फिर क्या था, मैंने अपने आप को संगीत से 1999 में मैंने अपने आप को संगीत से जोड़ा। फिर संगीत में जोड़ा तो लोग गायन विधा से जुड़ने के बाद मैं हारमोनियम बजाने लगा, गीत गाने लगा। पता नहीं क्यों पढ़ने में मन कम लगता था, नाचने गाने में मन ज्यादा लगता था। उधर भाग जाना, कहीं प्रोग्राम चला वहां भाग के जाना, बस्ती, देवरिया, गोंडा, कहीं बहराइच, अम्बेडकर नगर, उधर कहीं जाना साइकिल से चले जाते थे। अम्बेडकर नगर बस्ती तक हम महादेवा तक साइकिल से चले जाते थे। इतनी दूर तक हाँ, साइकिल से चले महादेवा तक जाते। साइकिल से चले जाते थे, और हमारे गुरुजी जो थे वो पैरों से विकलांग थे, हम उनको साइकिल पर उठा करके ले जाते थे कि चले गाने के लिए। ये जुनून था। लेकिन तब तक शादी हो गई, बच्चे हो गए,
परिवार का बोझ बढ़ा जब, तो लगा कि मुझे यार अब क्या करें, हम्म, अब मुझे काम करना चाहिए। फिर तो 2 व्हीलर से 10 व्हीलर तक का ड्राइवर रहा मैं, तो ड्राइविंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़ाई उतनी किया नहीं था। हम्म, लेकिन मैंने अपने भाई-बहनों को पढ़ाने में बहुत मदद करी। मैं चाहा कि मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या मेरे पूरे परिवार के लोग पढ़ें, हम्म, और उसका परिणाम था मेरे सारे भाई जो है पोस्ट ग्रेजुएट हुए, बहनें पोस्ट ग्रेजुएट हुई, सबने बीएड किया, टेट किया, सीटेट किया। मेरा एक छोटा वाला भाई डॉक्टर अवधेश यादव नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, पीएचडी हुआ, संगीत विषय में ही। और इसकी वजह क्या थी कि मैं हारमोनियम बजाता था, वो मेरा भाई तखत बजाता था मेरे साथ, हाँ, और यही वजह थी कि मैंने उसको तबले से जोड़ दिया। और हम्म, जब तबला से जोड़ दिया तो तबला टीडी कॉलेज से तबला में टॉप हुआ। फिर इसके बाद राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट जा करके वहाँ दीक्षा ली। फिर संगीत सम विश्वविद्यालय लखनऊ जाकर के उसने टॉप वहां से किया। फिर इसके बाद जेआरएफ हुआ, फिर पीएचडी हुआ। पूरे भारत में ओबीसी वर्ग का वो बच्चा जो पूरे भारत में सामान्य वर्ग में जाकर के क्वालिफाई करता है और प्रथम स्थान लाता है जेआरएफ में। जी, तो कहीं ना कहीं से वो भाई मेरा भी इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है। बिल्कुल। और अगर से घर का कोई ऐसा सदस्य हो जो प्रेरणा स्रोत हो, तो बात ही कुछ अलग होती है। अच्छा अंकिता जी, जब पढ़ाई लिखाई आप करती थी इंटर तक, कहते हैं ना कि इंटर के बाद जो उम्र होती है और जो वहां से बदलाव होता है, जी भैया। तो कई लोग के बदलाव ऐसे हो जाते हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में चला जाता है, तो कोई दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, कोई बन जाता है, कोई बिगड़ जाता है। तो एक ऐसा ही उम्र होता है कि जहाँ पे प्यार मोहब्बत की भी बातें आती हैं और घर की जिम्मेदारियों की भी बात आती हैं। तो कोई प्यार मोहब्बत की तरफ चला जाता है, और जिनका तो अलग ही इतिहास होता है, जो जिम्मेदारियों की तरफ चला जाता है उनका अलग ही इतिहास रहता है। तो आप जब पढ़ाई कर रही थी, तो जब आपका इंटरेस्ट हो जाता है एग्जाम कंप्लीट करने के बाद, जब आप क्वालिफाई कर जाती हैं तो एडमिशन आपको मिल जाता है। तो जब वहाँ पे जाती हैं तो वहाँ का क्या कुछ वातावरण होता है जब आप पहली बार उस स्कूल में, पहली बार जब यूनिवर्सिटी जाती हैं तो? भैया जब मैं यूनिवर्सिटी में वहाँ पे प्रवेश करती हूँ तो वहाँ का एकेडमिक माहौल जो था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था वहाँ का माहौल जो था। मतलब कि पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही आगे था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को प्रोजेक्टर पे प्रेजेंटेशन देना पड़ता था। प्रेजेंटेशन हम लोग देते थे और टीचर भी आकर के वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में बताते थे। तो जब हम लोग प्रेजेंटेशन को देखते थे उसमें मतलब कि यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी चीज़ें उसमें बताई जाती थी। तो जब उस चीज़ों को हमने देखा कि ये लगा कि हाँ, ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे है ये यूनिवर्सिटी। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए कि जैसे अब जब यूनिवर्सिटी में आ ही गए हैं तो अब नाम को और ज़्यादा ऊपर ले जाने का एक चांस मिल गया है, एक मौका मिल गया है। अब इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना है, इसको नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना है। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रही थी तो उसमें आपने बताया कि हमारा जो हिंदी बोर्ड था, उसके बाद हमने सीधा जो है इंटर के बाद इंग्लिश बोर्ड में पहुंच गई। उसको आप कैसे, किस तरीके से तालमेल को बिठाती हैं, जो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, कैसे वहां पे थोड़ा सा आप प्रयास करती हैं? भैया ये मेरे लिए तो बहुत ही संघर्षपूर्ण था, इंटर के बाद बीएससी करना मेरे लिए बहुत ही टफ था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं जब वहां से इस बीएससी में आई तो हमारे पिताजी ने बीएससी जनरल में करवाया था हमारा एडमिशन, लेकिन जब मैं वहां पे आई तो इन्वायरमेंट साइंस नया कोर्स था। जब पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान हमारा जी। एक नया कोर्स था। जब मैंने पर्यावरण विज्ञान को देखा तो मुझे इंटर तक तो ये था कि नहीं, मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। और जब मैंने सुना कि ये पर्यावरण विज्ञान है तो पर्यावरण विज्ञान में जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। तब मैंने सोचा कि क्यों न ये जनरल जो है इसमें केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएंगे, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इन्वायरमेंट में जाती हूँ, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारे नॉलेज उसमें मिलेंगे। इसलिए हमने तुरंत अपना कन्वर्ट जो उसमें करवाया, फिर मैंने उसमें मेहनत शुरू कर दिया। मैं क्या करती थी कि पहले मैं चीज़ों को इंग्लिश में पहले मैं पढ़ती थी, 1 बार, 2 बार, 3 बार मैं पढ़ती थी। फिर मैं मोबाइल उठाती थी, गूगल खोलती थी, उसमें मैं ट्रांसलेट करती थी हिंदी में। फिर इतना ही नहीं, सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इतना ही मैं नहीं करती थी। पहले मैं उस चीज़ों को 1 बार लिखती थी, फिर उसका हिंदी 1 बार लिखती थी, फिर दोबारा मैं जाती थी। एग्ज़ाम की तैयारी मैंने इसी तरह किया, बहुत टफ था, बहुत संघर्षपूर्ण था, फिर मैंने हार नहीं मानी। जब बीएससी का एग्ज़ाम मैंने दिया फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर जब उसका रिजल्ट आया तो देख कर के बहुत ही खुशी हुई हमको कि मतलब कि पहली बार में इतना ज़्यादा मार्क्स आना, इतने बच्चों के बीच में इतना मार्क्स आना तो भाई अच्छी बात है। वो भी यूनिवर्सिटी में अगर वो से भी पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी में। इतना मार्क्स लाना अपने आप में एक बात होती है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कई छात्र छात्राएं हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कोचिंग की बातें आती हैं कि वो अलग से जो है प्राइवेट कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं, या वहां पर रूम लेके रहना शुरू कर देते हैं, एकांत हो जाते हैं कि किसी से कोई बातचीत नहीं करना होता, क्योंकि अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि बंद कमरे में उन्होंने इतिहास रचा है। चाहे मैं
इलाहाबाद की बात करें, चाहे लखनऊ, चाहे ऐसे क्षेत्र की बात करें जहाँ पे स्टूडेंट अपनी लाइफ बनाते हैं और वहीं से लाइफ उनकी बिगड़ जाती है। तो अंकिता जी क्या कुछ करती थी, क्योंकि आप गांव में ही रहती थी, तो किस हिसाब से मैनेज करती थी? क्या कोचिंग करती थी, क्या घर पे कैसे पढ़ाई करती थी आप? भैया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझसे एकांत में पढ़ाई होती ही नहीं थी। जब तक मैं बच्चों के बीच में या फिर मैं अपनी दादी के पास बैठ करके मैं अपनी पढ़ाई की हूँ। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी एकांत का सहारा नहीं लिया और ना ही मैंने कभी मोबाइल का सहारा लिया। मैं किताबों को पढ़ती थी। हमारी यूनिवर्सिटी में एक विवेकानंद लाइब्रेरी है, मैं वहां पे जाती थी, मैं वहां से किताबों को निकालती थी। लेकिन किताबों को पढ़ने का जुनून मेरे अंदर था। अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो उससे आगे आगे चलने की प्रक्रिया मेरे अंदर बहुत तेज थी कि अगर वो आज यहाँ पे है तो मुझे कल जो है 2 टॉपिक आगे पढ़ के आना है, ताकि अगर टीचर हमारा क्वेश्चन कर रहे हैं तुरंत उसका जवाब देना चाहिए। तो जब टीचर तारीफ करती कि वाह बेटा वाह, तो और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता था कि नहीं और अच्छी बात है, अब और आगे पढ़ाई करनी चाहिए हमको। तो बेशक मैं गाँव से ही थी, माहौल यहाँ का अब ये देखा जाए कि बहुत चहल-पहल थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा परिवार इतना सपोर्ट करता था कि मतलब बेटा तुम्हें चाहे जैसे पढ़ाई करनी हो तुम पढ़ो। अगर मैं एक बार पढ़ने के लिए बैठ जाती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि एक बार कोई कह दे कि ये काम कर लो, उठ के ये काम कर लो, कभी नहीं। अगर वो पढ़ रही है तो उसे अगर बैठी है पढ़ने के लिए तो उसे पढ़ने दो, वो उठने ना पावे तो ज्यादा बेहतर। और सबसे ज्यादा सपोर्ट इसमें मेरी दादी का था। अगर मैं पढ़ने बैठ जाती थी, अगर मान लीजिए गलती से कोई ये कह देता था, कोई ना देखे कि मैं पढ़ रही हूँ, अगर कोई कह दे तो दादी तुरंत खिलाफ हो जाती थी, एकदम तुरंत विरोध करती थी, ऐसे कैसे कह दिए। तो ये सारी नहीं, चीजें थी। अच्छा, परिवार का बहुत इसकी मम्मी और चाची ना दोनों इसके हिस्से का भी काम अगर थोड़ा बहुत इसकी जिम्मेदारी, मतलब बिटिया की जिम्मेदारी कोई काम है छोटा बहुत, तो वो दोनों लोग कर लेती थी मिला के। जैसे बिटिया को सुबह कुछ नाश्ता वास्ता बनाना है या झाड़ू उड़ू लगाना था, तो जो भी काम इनके हिस्से का आता था वो चाची मम्मी मिलकर पूरा अच्छा, आपकी बहनों के बाद अगर से बात करें तो अंकिता जी हैं जो कि घर में सबसे बड़ी बेटी हैं। तो बहनों के चले जाने के बाद मुझे छोटी वाली बहन की शादी हो गई, चली गई, तो घर में जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा बना सब कुछ हुआ। तो अंकिता के सर पे बाद बोझ आया, लेकिन वो मम्मी चाची मिलकर मैनेज भी करती थी। और रही बात ये कि खुद ही मेहनत करके जो है सुबह जैसे उठना, इतना बड़ा दोबारा है, पूरा झाड़ू लगाना, कचरे उठाना, ये सारा काम करने के बाद फिर अच्छा, अंकिता जी कचरा भी उठाती है। घर वाला काम तो भाई, जो झाड़ू लगाना कौन लगा, बाहर मम्मी इनकी बाहर नहीं निकलती थी और इनकी चाची नहीं निकलती थी, तो बाहर झाड़ू कौन लगाएगा। जब छोटी वाली बहन चली गई तो ये पूरा काम ये करने के बाद जो है अच्छा संतोष जी, थोड़ा शॉर्टकट में आप एक चीज बताइएगा। मैंने कभी आपसे बातचीत कर रहा था तो आपने बताया था मुझे, शॉर्टकट में ही बताइएगा कि आप घर से नाराज होके भाग गए थे। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बताइएगा शॉर्टकट में। बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगा। जब 1997-98 में हाई स्कूल फेल हुआ तो पापा बहुत गुस्सा किए। पहली बार जब मैं हाई स्कूल फेल हुआ बहुत गुस्सा किए, बहुत डांटे उठे। तो जब डांटे तो उस समय मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए बिहार, तो दिल्ली चला गया। दिल्ली मुझे कमाने। इसके बाद क्या था, जैसे दिल्ली चला गया, फिर 10-20 दिन के बाद मैं समझ आया कि मुझे यार मैं गलत जगह चला गया। यानी जब आप दिल्ली जाते हैं, जब ठोकरें लगने लगती हैं, हाँ, तब तो आपको फिर एहसास होने लगता है कि मैंने गलत किया। ये कहावत है, परदेश कलेश नरीसन हो। तो मुझे लगा यार बहुत दुख है, घर चलो यार, पापा बहुत डांटेंगे लेकिन चलो घर चलते हैं। फिर लौटा है। तो कभी कभी होता था कि मतलब वो बचपना था, वो नादानियां हो गई थी। लेकिन मुझे लगा कि 12 साल से लेकर के 20 साल तक की उम्र में बच्चों को बहुत ही सजोना चाहिए, यानी निगाहें रखनी चाहिए। बिल्कुल। और 20 साल के बाद ये मेच्योर्ड होते हैं, तो इनकी मेच्योरिटी के बाद तब फिर इनको थोड़ी थोड़ी फैसिलिटी में रखना चाहिए। जैसे मोबाइल देखना, टीवी देखना, पेपर पढ़ना, किताबें बदल के पढ़ना पढ़वाना, वो चीजें भी, लेकिन कोच पे भी ध्यान होना चाहिए। 23-24 साल तक, 25 साल तक, फुल मेच्योरिटी आने तक जरूर ध्यान रहे। अन्यथा जो है, जो जमाना चल रहा है वो जमाना बड़ा। संतोष जी, आप भी लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, देखते हैं कि लगभग 12 से लेके 22 के उम्र के लड़के लड़कियां मोहब्बत के चक्कर में इधर उधर जो है कि गलत दिशा में चले जाते हैं। मोहब्बत प्यार जो है कि जीवन का एक पहलू है, इसको यह जो है हर किसी में होना चाहिए, लेकिन समय से होना चाहिए। अगर से आपकी पढ़ाई की उम्र है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्यार मोहब्बत किताबों से होनी चाहिए, तभी तो आप मंजिल हासिल करेंगे। अन्यथा तो तमाम लोग हैं प्यार मोहब्बत के अलग अलग उदाहरण देते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर से देखा जाए तो जितने भी गुरु हैं सभी ने यही कहा कि इश्क मोहब्बत करना है तो किताबों से कीजिए, तभी आप इतिहास रचेंगे। तो अंकिता जी, आपकी जो सहेलियां हैं, किस तरीके से आप लोग दोनों का जो कॉम्बिनेशन मैच करता है, किस तरीके से पढ़ाई करना और किस तरीके से टाइम को मैनेजमेंट करना? सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एलकेजी से लेकर के मैं बीएससी तक चली आई, फिर भी आज तक मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी को पर्सनल या व्यक्तिगत सहेली बनाऊं। आज तक मेरे अंदर ये चीजें आई ही नहीं। मैं जब भी रहती थी, अगर मेरे साथ सब बातचीत सबसे होती है, अच्छे से मैनेजमेंट सबसे होता है, कोई हमसे सलाह मांग रहा है, कोई किसी चीज पे डिस्कशन करना चाहता है, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए कि नहीं वो मेरी सहेली है, मेरे साथ ही रहेगी, तो ऐसा मेरे अंदर कभी कुछ भी नहीं आया। नहीं, इसमें अंकिता जी देखा जाता है ना, यही एक उम्र होती, जैसी संगत वैसी रंगत वाली बात
आप भी जानती हैं। तो अधिकतर देखा जाता है ना, कुछ सहेलियां होती हैं कि मैं इन्हीं के ही साथ रहूंगी, इन्हीं के साथ इसी कॉलेज में पढ़ूंगी या इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी या यही मैं एग्जाम दूंगी, या ये तमाम जो है कि अधिकतर देखा जाता है। हमारे भी जब कॉलेज के टाइम रहे तब ये यही चीजें होती रही कि हमारे 2-3 दोस्त ऐसे रहे जो अभी तक साथ में ही रहते हैं ज्यादातर। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सब लोग साथ में ही रहते हैं। तो इस तरीके से क्या कुछ कंबाइंड रहा आपका? सर जब मैं बीएससी में गई तो 2-3 लड़कियां ऐसी थी जो मुन्नरा में मेरे साथ थी, फिर वहां पे भी साथ में मिल गई। हाँ। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो जब वो लड़कियां मेरे साथ मिल गई, फिर मैं उन लोगों के साथ हो गई, तो मैं अपना केयर तो करती ही थी, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान भी देती थी। साथ साथ मैं उन लोगों को भी मैनेजमेंट करती थी, उनको भी मैं मैनेज करती थी कि हाँ ये पढ़ो, ये चीजें पढ़ो, क्योंकि वो बच्चियां भी हिंदी से ही पढ़ के गई थी। तो उनको भी इंग्लिश में होने में थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन मैं भी उनका भरपूर सहयोग करती थी कि नहीं, अगर मैं जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे आप लोग भी पढ़ो, तो वैसे आप भी आगे ही जाओगे। तो उन लोगों का जो बिहेव था, जो नेचर था, जो संस्कार थे, काफी अच्छे थे उन लोगों के भी। अच्छा, पर्यावरण विज्ञान में जो आपने गोल्ड मेडल जो आपने हासिल किया है पर्यावरण में, इसको कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं? क्योंकि आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना, एक बिल्कुल तरीके सर। से देखा जाए तो पूरी तरीके से इतना मेहनत कर देना, किताबों में इतना रंग जाना, तब जाके गोल्ड मेडल हासिल करना, वो भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से बात करें। तो इसमें क्या कुछ आप टाइम को मैनेजमेंट करते हैं? किस हिसाब से शेड्यूल अप लगाते हैं? कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा? सर सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया कि मुझे इतने टाइम से ही पढ़ना है। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं पढ़ाई शुरू कर देती थी, वो चाहे रात के 12-1 बजे 2 बजे, चाहे जब उठ जाना तुरंत पढ़ाई पे ले जाना, नहीं ये चीज मुझे करनी है। और जिस चीज को मैं करके नहीं सोती थी तो दिमाग में ले करके सोती थी कि सुबह उठ करके इतनी सुबह में ये काम निपटा करके फिर अपने काम को निपटाना है। तो ये सारी चीजें थी, टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैंने टाइम का मैनेजमेंट तो किया, लेकिन एक टाइम टेबल जो बना करके लोग बैठते हैं कि नहीं मैं इतने बजे बैठ रहा हूँ तो मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, वो चीजें मैंने कभी नहीं की। जब भी मुझे टाइम मिलता था 1 ही घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जब भी पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, मन से पढ़ो, पूरी पवित्रता, पूरी चरित्रता से पढ़ो। हम्म। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता आपको हासिल हो ही जाएगी। बिल्कुल। अंकिता जी, आपने बताया कि हमारा जो इंटर तक जो सपना रहा आईएएस बनना था, उसके बाद पिता का एक ऐसा डिसीजन हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, हिंदी बोर्ड से इंग्लिश बोर्ड में ले जाके खड़ा कर देना, तो वहां से क्या कुछ सपना आपका बदला और क्या कुछ अब आगे क्या कुछ सपना आपने बनाया कि सर मुझे यही करना है? जब मैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आई तो मैंने वहां पे एक से एक प्रोफेसर को देखा, एक से एक साइंटिस्ट को देखा। मैंने हर एक प्रोग्राम में जो है कंपटीशन में भाग लेना शुरू किया। वहां पे डीएम एसडीएम आते थे, अपने लेक्चर को देते थे। उन लोगों को देख करके मेरे मन में बड़ा उत्साह होता था उन लोगों से बातचीत करना। यहाँ तक कि मतलब कि इंग्लैंड से, रसिया से, यहाँ से प्रोफेसर आते थे, साइंटिस्ट आते थे जो हमारा इंटरव्यू लेते थे। उन लोगों के साथ बातचीत करने का एक मौका मिला। उन लोगों को देख के लगा कि नहीं अब मुझे इस क्षेत्र को छोड़ना चाहिए, बल्कि जितना सम्मानित क्षेत्र ये है, एक प्रोफेसर बनना, पढ़ने और पढ़ाने की जो जिम्मेदारी होती है, ये इसकी लाइफ ही कुछ अलग है। इसलिए वहीं से मेरा मूड चेंज हुआ कि नहीं अब ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे ढेर सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। प्लस इस क्षेत्र में पढ़ने पढ़ाने की जिंदगी का कुछ और ही है। तब मैंने वहीं से सोचा कि अब मैं यहाँ से जो है पीएचडी करूंगी, और पीएचडी करके मैं रिसर्चर में या काम करूं या फिर मैं प्रोफेसर बन जाऊं। इन दो सपनों को लेकर के मैं अभी आगे ट्रैक पे हूँ। अब आगे थोड़ा सा और पहुंचूंगी तो थोड़ा सा, अब रिसर्च में इंटरेस्ट तो है लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इंटरेस्ट जगता है तो मैं रिसर्चर बनूंगी या फिर मैं फिर प्रोफेसर के पद पे आ जाऊंगी। अंकिता जी, जो आपका गोल्ड मेडल मिला है, क्या अंतिम पड़ाव है कि यह पहला पड़ाव है? सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गोल्ड मेडल को प्राप्त करना मेरे लिए एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। तो अंकिता जी, जो पिता का सपना रहा, जो घर वालों का सपना रहा, आपने बताया कि हमारे घर वाले की अलग ही दिशा रही, हमारे जो चाचा, आपके जो चाचा जी हैं उनका अलग क्षेत्र रहा, आपके पिताजी का अलग क्षेत्र रहा, आप पर्यावरण से जुड़ जाती हैं। पर्यावरण की क्या कुछ चीजें आप देखती हैं? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काट के शहर बनाया जा रहा है, और उसी शहर में जो है पर्यावरण की मांग किया जा रहा है, उसी शहर में पेड़ों की मांग किया जा रहा है जहाँ पे पेड़ काट के शहर बसाया जा रहा है। जी तो सर। उसको किस हिसाब से मैनेज करना चाहिए, किस हिसाब से हमको पर्यावरण को अपने बचाना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो सर इस चीज को बचाने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस और एजुकेशन, इन दोनों चीजों को जोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। कि वो इस चीज के प्रति जागरूक हों और उनके अंदर इस चीज के प्रति जागरूकता आए और शिक्षा भी रहे, एजुकेशन भी रहे। और सबसे बड़ी बात सर ये देखा जाए कि जो आज का जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत ही प्रदूषित हो रहा है, बहुत ही पोल्यूशन उसमें फैल रहा है। सॉक्स नॉक्स जैसे गैसेस और ज्यादा बढ़ रही है, पर्टिकुलेट मैटर हमारा बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए जो है हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी होगी और
देखा जाए तो जो हमारा पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, पेड़ों की जो कटाई हो रही है, उस पर सरकार को सख्त सख्ती लगाने की ज़रूरत है कि इस पर रोक लगाया जाए। इन सारी चीज़ों को नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पेड़ को और लगाना चाहिए। एफ़ॉरेस्टेशन प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा अंकिता जी, इस चीज को मानती हैं क्या कि नए शहर बसाने से क्या देश का विकास होगा, कि नए नए जगहों पे पेड़ लगाने से विकास होगा, कि हमारा प्रकृति बचा रहेगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी तो हम जीवित रहेंगे। नए शहर बसाने से क्या होगा जब हमारा जो है कि हवा हमें जो है कि आसानी से नहीं मिल पाएगा। आपने ही तो पेड़ काटा है, तभी तो आप ऑक्सीजन अस्पतालों में मांगा करते हैं। अगर आप पेड़ लगाए होते, पेड़ नहीं काटे होते, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता हॉस्पिटलों में नहीं पड़ती कोरोना जैसी महाबीमारियों को लेके। तो इस पे क्या कुछ हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हर किसी की जिम्मेदारी है कि हमारे अपनी पर्यावरण की सुरक्षा स्वयं करें। तो क्या कहेंगे इस पे तो सर अंकिता जी? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक शब्द लोगों ने सुना होगा, भगवान, जिसे जी। लोग ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, देवता कहते हैं और अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं। हम्म। तो भगवान का सबसे पहले तो सही अर्थ आप लोग समझिए कि भगवान में अगर अलग-अलग चीज़ों को करके देखा जाए तो भगवान में भू मतलब भूमि, जी। गगन मतलब आकाश हमारा आ गया, और वायु, में आ शब्द जुड़ा हुआ है अग्नि, और न से नीर। हमारे ये 5 कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो भगवान के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं को जो लोग भगवान कहते हैं। मतलब कि इससे ये होता प्राकृत है कह कि सकते हैं। प्रकृति हमारे भगवान है। तो आप प्रकृति को क्यों नहीं बचा रहे हैं? प्रकृति को ही बचाइए, पेड़-पौधों को कम काटिए। जो आप 400-500 एकड़ में जो भूमि को बना रहे हैं, जो हॉस्पिटल खड़े कर रहे हैं, उसको और कम जगहों में करिए। जी बिल्कुल। तो इससे भी तो हो सकता है। जी, जब पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा तो तमाम बीमारियां सामने नहीं आएंगी, जो बिल्कुल नहीं नई नई आएँगे। बीमारियां सामने आती हैं। तो बिल्कुल। जाते जाते संतोष जी क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? नहीं, बिल्कुल, मैं तो आप सभी देखने वाले लोगों से निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि आपकी न्यूज़ अगर आपके सामने से गुज़र रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करके कमेंट करें और बताएँ कि आरपी यूपी जी की मेहनत कैसी लग रही है। और मैं बहुत आभारी हूँ आरपी यूपी जी का, जो आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय दे करके हमारी बिटिया के इस परफॉर्मेंस को चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाने का काम किया। इससे बिटिया को भी उत्साह मिलेगा और देखने वाले बच्चों को भी बल मिलेगा, सिंबल मिलेगा। और जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अगर घर में बच्चे हैं तो उनके साथ लग करके मेहनत करें, ताकि बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट हो जाए। अगर कोई मेरे मन से पूछेगा कि संतोष भैया, गोल्ड मेडल पाने के बाद बिटिया का गोल्ड मेडल मिला, आपको कैसा लगा? तो मैं कहूँगा कि उस खुशी को व्यक्त करने के लिए मैं निःशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फक्र फील हुआ। अच्छा अंकिता जी, जाते जाते जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितने भी अभिभावक देख रहे हैं, जितने भी गुरुजी देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आप कहेंगी जब आपको मंच पे अनाउंस किया जाता है, जब आपको मंच पे बुलाया जाता है, जिस मंच पे उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी उपस्थित रहते हैं, तमाम ऐसे बड़े अधिकारी उपस्थित रहते हैं जो प्रेरणा के स्रोत होते हैं, जब वहां पे आपका नाम संबोधित किया जाता है, जब आपको बुलाया जाता है, जब आपको गोल्ड मेडल पहनाया जाता है, तो क्या कुछ आप एहसास कर पाती हैं? क्या कुछ जो दिल में आपके उभर रहा था, क्या कुछ होता है, क्या कुछ फील होती है आपको? सर, जब राज्यपाल जी मुझे गोल्ड मेडल पहना रही थी, तब उस समय मुझे बहुत गर्व फ़ील हो रहा था अपने परिवार के ऊपर, अपने शिक्षकों के ऊपर, अपने भाई-बहनों के ऊपर, और बाकी अपने पुराने विद्यालय के ऊपर, जहाँ से हमारी नींव पड़ी हुई थी। लेकिन जब राज्यपाल जी हमें गोल्ड मेडल पहनाई, तो पहनते हुए मुझे ये एक बार मेरे मन में आया कि आज मैं इनके हाथ से पहन रही हूँ। एक दिन मैं ऐसा लाऊँगी कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएँगे हमको पहनाने के लिए, क्या बात है! ये चीज़ें आई मेरे मन में। और फिर मैंने वहीं से विचार किया कि अब मैं इस क्षेत्र में इतना, चाहे जो कुछ भी हो, अब जो हमारा पास्ट था वो किसी तरह चाहे जैसे करके पीछे गया, जो चीज़ें हुई थी, अब आगे और बढ़ना है मुझे, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी, ताकि मैं अब और ज़्यादा अपना नाम कमाऊँ, पापा का नाम, परिवार का नाम, दादी का नाम, दादा का नाम, सबका नाम मैं और ऊपर लेके जाऊँ, ताकि ये विश्वविद्यालय, ये विद्यालय और हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, हमारे ऊपर भी एक बार गर्व करे। अच्छा अंकिता जी, देखते हैं कि इस फील्ड में, शिक्षा के इस जगत में कई लोग ऐसे हैं कि कई दिनों तक मेहनत करने के बाद पहला प्रयास में असफल होते हैं, दूसरे प्रयास में असफल होते हैं, लेकिन निरंतर वो संघर्ष अपना नहीं छोड़ते हैं। तो वो वैसे भी तमाम लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए सर, एक बार में किसी को सफलता हासिल नहीं होती है। जी। सबसे बड़ी बात तो यही है। कहीं-कहीं हमारा भाग्य और हमारी किस्मत भी साथ होती है, तभी ऐसा हो पाता है। क्योंकि मैं इस चीज़ को भी प्रेफ़रेंस देती हूँ। कहीं न कहीं ये नहीं है कि मैं संघर्ष नहीं कर रही हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, तब इसलिए नहीं हो पा रहा है। कहीं-कहीं हमारी किस्मत भी हमारा साथ छोड़ देती है, तो नहीं हो पाता। कभी-कभी आप देखते होंगे कि लोग कॉम्पिटिशन में बैठते हैं और पॉइंट से रुक जाता है उनका।
तो जी। उनके लिए भाग्य और किस्मत होती है, जो पॉइंट्स उनका साथ नहीं दे पाते और नहीं हो पाते। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन जब आप अपनी मेहनत को जारी रखेंगे, तो कहीं न कहीं आप सफलता कभी न कभी तो पा ही जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पाएँगे। इसलिए हमेशा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और हमेशा निरंतर लगे रहना चाहिए। मैं बिल्कुल। यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष जी और अंकिता जी। हम आपको बता दें, तो पिताजी हाई स्कूल में फेल होते हैं, उसके बाद घर छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन वही बिटिया, इनकी वही बिटिया ठानती है कि अब मुझे कर दिखाना है, कुछ कर दिखाना है, पिता के सम्मान को बचाना है, पिता के सम्मान को मुझे बढ़ाना है और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बीएससी से टॉप करती हैं और जो है कि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से जो है गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं। इनके इंटरव्यू को लेके आप क्या कुछ सोच पा रहे हैं और क्या कुछ आपके ज़हन में तमाम ऐसे सवाल चल रहे हैं, उस सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस सवाल का जवाब ढूँढने के लिए फिर से हम अंकिता जी के पास आएँगे, उनके पिताजी से बातचीत करेंगे। बाकी आप इस खबर को देख के आपको क्या कुछ लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे फिर से हम नए खबर के साथ, नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।